अब दो बंदे हैं, एक ने मुझे ऑन करके दे दिया और एक सिर्फ मुझे उसकी थ्योरीज बता रहा है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, मैं क्या करूं? वो किस काम ऑन करके जिसने दिया वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, ऐसे ही मैं है, उसको बिल्कुल। दूंगी पैसे, मैं तो उससे बेरोजगारी, नेक्स्ट टाइम याद करूं। पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगारी इसलिए है कि वो पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल सिर्फ पढ़े लिखे हैं, वो किसी काम के नहीं। यही चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, सिर्फ और सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट, माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, बीवियों क्या भी ख्याल करें। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड, बहुत ही ज़्यादा सजेस्टेड, बड़ी हाई डिमांड है उसकी, तो जल्दी जल्दी इस पर रिएक्शन दें। तो ठीक है, हम आज वो वीडियो ले आए हैं। तो वीडियो का टाइटल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 10+2 सिस्टम टू एंड 5+3+3+4 सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसे कि आपको बताया कि देश की नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नाउ इसके अंदर वेरियस टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा जो 6% है हमारी जीडीपी का, अब ये खर्चा जाएगा ऑन एजुकेशन। इस टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इस सब के अलावा भी बहुत से टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर, जैसे कि हिस्ट्री में कुछ चेंजेस किए गए हैं और जो 10+2 सिस्टम है ये चेंज किया जाएगा। तो हर टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है इट इज़ क्वाइट बिग फॉर जस्ट वन वीडियो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी के लिए जो एग्जिस्टिंग 10+2 स्कूल का सिस्टम है, जिससे मोस्ट प्रॉब्ली आप गुजरे हैं, मैं गुजर चुका हूँ, इसको कैसे रिप्लेस किया जाएगा विद 5+3+3+4 सिस्टम। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूँ कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये हमारे देश की बस तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी आई थी इन 1968 और 1986, और इस बार जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है इसमें बहुत सी जगह से सलाह मशवरा लिया गया है। सरकार के हिसाब से द कंसल्टेशन प्रोसेस इन्वॉल्व नियरली 2 लाख सजेशंस फ्रॉम 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6,600 ब्लॉक्स एंड 676 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये तो हमने बात करी है आम जनता की। इसके अलावा दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ बनाई गई थी, जिनके सजेशंस भी इस पॉलिसी में यूज़ किए गए हैं। एक कमेटी है कमेटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये कमेटी बनी थी मई 2016 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट श्री TSR सुब्रमण्यन। और दूसरी कमेटी है कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये कंस्टिट्यूट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट पद्म विभूषण डॉक्टर K कस्तूरीरंगन। तो इन दोनों कमेटी से जो रिकमेंडेशन है ये सौंपे गए सरकार को, और उसके बाद जो सारे रिकमेंडेशन है फ्रॉम पीपल, फ्रॉम कमेटी, इन सब को जोड़कर नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। और मैं आपको ये बता दूं कि कस्तूरीरंगन साहब, जिन्होंने हेड किया था एक कमेटी को जिसने हेल्प किया है इस पूरी पॉलिसी को फॉर्म करने में, इन्होंने ये कहा है कि एक बहुत ही मेजर शिफ्ट किया गया है इस पॉलिसी में कि 10+2 सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा, इसको रिप्लेस करेगा 5+3+3+4 सिस्टम। अभी के लिए जो एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे आपके सामने है, और ये आपके सामने है नया एकेडमिक स्ट्रक्चर। नाउ जिस एकेडमिक स्ट्रक्चर से आप गुजरे हैं, मैं गुजरा हूँ, उसमें क्या होता था कि पहले एक फाउंडेशनल स्टेज होती थी, उसमें हमको प्री स्कूल में डालते थे, और उसके बाद हमारी जो क्लासेस हैं फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में स्टार्ट होती थी फ्रॉम द एज ऑफ 6। तो 6 से लेकर 16 साल तक, 10 साल तक आप होते थे इन द मिडल स्टेज। यहाँ पे आपकी होती थी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, आप यहाँ पर साइंस भी पढ़ते थे, आपने मैथमेटिक्स भी पढ़ा होगा, यहाँ पर आपने आर्ट्स भी पढ़ा था, आपने सोशल साइंस भी पढ़ी थी, आपको ह्यूमैनिटीज़, आपको लैंग्वेजेस, वेरियस टॉपिक्स यहाँ पे आपको सिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद बिटवीन द एज 16 to 18 आपको एक स्ट्रीम चूज़ करनी होती थी, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, और फिर 2 साल तक आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को ही स्टडी करते थे। ना इसको तोड़कर हमने यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। अच्छा, जिसमें पहले तो ये कहा जा रहा है कि जो फाउंडेशनल स्टेज है इसको ये थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ना पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूँ
कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है 10+2, हम देखते हैं 10+2 मतलब कि 12 साल, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं 5+3+3+4, तो ये तो सब हम अगर ऐड करें तो ये तो हो गया 15। तो क्या स्कूलिंग ईयर 12 से बढ़ के अब 15 हो जाएंगे? तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्री स्कूल आंगनवाड़ी का जो फाउंडेशनल फेज़ है उसको भी हम स्ट्रीमलाइन कर देंगे, उसको भी प्रॉपरली एकेडमिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना देंगे। तो साल नहीं बढ़ रहे, पहले भी आप अगर देखो तो प्री स्कूल वगैरह सब आप वहाँ पे 3 साल बिताते थे, फिर उसके बाद आपके 12 साल लगते थे 1 to 12 पहुँचने में इन क्लासेस। तो सिमिलर पीरियड भी यहाँ पर होगा। तो साल कुछ यहाँ पे बढ़ नहीं रहे, बस थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दिया गया है। जो फाउंडेशनल स्टेज है इसमें ये कह रहे हैं कि 3 से लेकर 8 साल तक जो बच्चा है ये यहाँ पर पढ़ेगा, और इस स्टेज में फोकस होगा मल्टी लेवल और प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर। तो किताबों पर भी ठीक है एम्फेसिस होगा, किताबें यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी, मगर कोशिश की जाएगी कि एक्टिविटीज़ से और तरीके से भी बच्चा लर्न करे। और यहाँ पर ये वेरियस एस्पेक्ट्स कवर किए जाएंगे उसकी फाउंडेशनल एजुकेशन में, जैसे कि एथिक्स, उसको एथिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। फिर उसका जो बिहेवियर है, इमोशनल डेवलपमेंट, ये इसको सिखाई जाएगी। टीम वर्क कैसे करना है, कोलैबोरेशन कैसे करना है, नेचर मतलब कि कुदरत के साथ जो रिलेशन है ये कैसे मेंटेन करना है, और जो क्यूरियोसिटी है उसके माइंड में ये डेवलप की जाएगी। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमने फॉर्मेटिव ईयर्स में डाल दी है। और देखो सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये फाउंडेशनल स्टेज है यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होंगे फ्रॉम क्लास 3। तो कई लोग कमेंट करते हैं कि काश मैं आज पैदा होता 2019-20 में, ताकि इस एकेडमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने का मौका मिलता। वो ठीक कह रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है। इससे एक बच्चे पर मेंटल स्ट्रेस कम पड़ेगा। 8 साल की उम्र तक उस पर एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं होगा, और उसको काफ़ी इनोवेटिव तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि जो एग्ज़ाम है ये स्टार्ट होंगे फ्रॉम ग्रेड 3। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है कि ऑल स्टूडेंट्स विल टेक स्कूल एग्जामिनेशंस इन ग्रेड 3, 5 and 8 विच विल बी कंडक्टेड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्ज़ाम होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम हट रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम भी रहेंगे। हाँ, ये कोशिश की जाएगी कि उनका ज़्यादा एक होलिस्टिक अप्रोच हो, उस पर अभी हम बात करेंगे। मगर पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रेपरेटरी फेज़ है यहाँ से लेकर जो फाउंडेशन का फेज़ है, मतलब कि बिटवीन एज 3 to 11, यहाँ पर सरकार ने ये कहा है कि मदर टंग, लोकल टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा एटलीस्ट टिल द ग्रेड 5। तो मतलब कि कोई भी भाषा स्टूडेंट पर इम्पोज नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश पर जो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है, हम देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज़ में, प्राइमरली सिटीज़ में हम देखते हैं कि प्री स्कूल से ही इंग्लिश पर जोर होता है, और इंग्लिश ऑलमोस्ट बच्चे पर इम्पोज कर दी जाती है फ्रॉम अ वेरी यंग एज। तो ये यहाँ पर होगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंग्लिश सीखेंगे नहीं, वो इंग्लिश सीख सकते हैं। हाँ, उन पर कोई भाषा ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं की जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब लागू नहीं अब ये देखो एक कंट्रोवर्शियल निर्णय है। कुछ एजुकेशन एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंग्लिश को प्रमोट करना चाहिए। इंग्लिश आज के समय दुनिया में दरवाजे ओपन करती है फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स। आपको अगर लिटरेचर पढ़ना है, आपको कोडिंग सीखनी है, आपको इंटरनेट यूज़ करना है, तो वहाँ पर इंग्लिश का काफ़ी क्रिटिकल रोल होगा। तो अभी भी कंट्रोवर्सी है इस निर्णय को लेकर कि क्या मदर टंग लोकल लैंग्वेज को इतना प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक तरीके से यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो हमारी जो डाइवर्स कंट्री है इसमें भी इंटीग्रिटी बढ़ेगी। ये कुछ एजुकेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है जो आलोचना कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 बटे हुए व्यूज़ हैं, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। और देखो जो क्लास है बिटवीन 6 to 8, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करी गई है। ये है 10 day बैगलेस पीरियड, मतलब कि 10 दिन यहाँ पर होंगे जहाँ पे आपको बैग की आवश्यकता नहीं है, आप बिना बैग के स्कूल में आ सकते हैं। और यहाँ पर वोकेशनल एक्सपर्ट्स, जो लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आप क्लासेस लोगे। फॉर एग्जांपल आप क्लासेस लोगे एक कारपेंटर से, गार्डनर से, पॉटर से, आर्टिस्ट से, ये आप चूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेड 6 to 8 की अगर हम बात करें, मतलब कि 11 से लेकर 14 ईयर्स की जो एज है, यहाँ पे आपको 10 दिन का बैगलेस पीरियड भी मिलेगा। इसमें आप एक नई स्किल भी सीख सकते हैं, तो ये भी एक यूनिक फीचर है। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी स्टेज है, जहाँ पर आती है क्लासेस 9 to 12। देखो यहाँ पर जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो रहेंगे, वो ख़त्म नहीं हो रहे। हाँ, ये कोशिश की जाएगी कि वहाँ पर एक होलिस्टिक व्यू हो, फोकस किया जाएगा
क्रिटिकल थिंकिंग पर, फ्लेक्सिबिलिटी पर, और अलाउ किया जाएगा कि एक बच्चा खुद अपने सब्जेक्ट चूज़ कर पाए। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी। तो मतलब कि अभी के लिए क्या होता है कि इस एज में आकर आपको चूज़ करना होता है फ्रॉम कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। तो यहाँ पर स्टूडेंट के पास ये भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं ये स्टडी कर सकता है विद फिज़िक्स। उसका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, उसका बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, वो बस फिज़िक्स को पसंद करता है, तो इस तरीके से वो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी भी कर सकता है। ये भी देखिए एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका है स्टडी करने का। ये इससे पहले हम देख चुके हैं इन कंट्रीज़ लाइक यूएस, वहाँ पर कोई फिक्स स्ट्रीम नहीं होती। आप इस एज तक बिफोर कॉलेज मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर थिंकिंग। और एक और बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि बिटवीन क्लास 9 to 12 यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेजेस को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो मतलब कि स्टूडेंट्स जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश ये सब भी सीख पाएंगे। इसकी ऑप्शन भी पूरे देश में अवेलेबल होगी। और ये सब जो चेंजेस हैं ये आसानी है कि इमीडिएटली इसी साल इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। इम्प्लीमेंट होने में हो सकता है कि अभी 1 से लेकर 2 साल लगे, क्योंकि इसमें काफ़ी इंटीग्रेशन भी चाहिए होगी। मगर मैं जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से जो ये सिस्टम में चेंज हुआ है, क्या ये सही है या आपको लगता है कि 10+2 सिस्टम ही बेहतर था? आप लिख सकते हैं इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, क्या बात है। आपका तालीमी, अच्छा वक्त के साथ साथ इंसान को आइडिया होता है कि अब तालीमी निज़ाम किस तरह का हो, क्योंकि वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया में तब्दीलियाँ आ जाती अच्छा, हैं। और एक और बात है, भले कितना भी अच्छा हो लेकिन स्ट्रक्चर को थोड़ा इनोवेट करना ज़रूरी है वक्त के साथ साथ। बिल्कुल। पहले अच्छा वो अपने वक्त में सही था, ओके था, ठीक है ना, लेकिन अब हमने भी दुनिया यही वाला सिस्टम अब दुनिया कहाँ जा रही है, अब दुनिया का रुख किस तरफ है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है, किस तरह की तालीमी निज़ाम वाले कंट्रीज़ कामयाब जा रहे हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें देखने के बाद तब्दीली लाना ज़रूरी है। अच्छा दूसरी चीज़ एक और, हम इस वक्त बैठे हैं पाकिस्तान में कराची में, जो 2+10 वाला सिस्टम था वो यहाँ है, बिल्कुल वही है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तालीमी निज़ाम इंडिया का और पाकिस्तान का सेम है। जैसे इस तरीके से तो हमें मैट्रिक तक पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम चूज़ करते हैं कि कॉमर्स लेना, आर्ट्स लेना, ये सब सेम है। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अंग्रेज़ के दौर का एक निज़ाम था जो दोनों कंट्रीज़ में चलता रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि 1968 में मतलब चेंज हुई थी। तो सेम कैसा ये हुआ? पॉलिसी जो हमने पढ़ा है ना, जिसके थ्रू हमने भी पढ़ा है, वो लोग भी पढ़ रहे थे 68 में ये पॉलिसी। तो यहाँ पर भी सेम ही ऐसी है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि शायद थोड़ी बहुत तब्दीली, तो बहुत ही पहले के हो गए, बहुत ही पहले के थे, लेकिन इसी तो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, उसमें कोई तब्दीली हुई हो तो पता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ भी यही मैट्रिक के बाद फिर ये वो सारा चीज़ें होते हैं। अच्छा सेकंड ये कि आजकल के दौर में एक्टिविटी साइंस और साइंसदान बता रहे हैं, या जो हमारे नफ्सियात दान होते हैं या साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो सब ये इस चीज़ पर आ रहे हैं कि फ़िज़िकली जो एक्टिविटी होती है उससे बंदा ज़्यादा लर्न करता है बजाय पढ़ने के। आप अगर खेल में उसको कुछ सिखा रहे हैं तो वो, अब एक किताब में पौधे बने हुए हैं, आप उस पौधे के बारे में बता रहे हैं, ये पौधा यूँ होता है, ये पौधा भी जानदार है, ये सांस लेता है, ज़िंदगी भर आप उसको पौधे की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो अल्लाह के बंदे, पौधे क्या नायाब चीज़ है, आप उसे ला कर दिखाएँ, फिज़िकली उन्हें सिखाएं उस पौधे से, तो वो उसको ज़िंदगी भर के लिए जज्ब कर लेगा उस बात को, किसका पौधा कैसे बढ़ता है, कैसे होता है। मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी, अब आ जाती है कंप्यूटर पे बात, कंप्यूटर की चीज़ें हैं वो। अच्छा स्टार्ट से जो ये लोग कह रहे हैं कि हम 8 क्लास तक तो पेपर ही नहीं देंगे, पेपर ही नहीं होंगे, बच्चा 8 साल तक तो पेपर देगा ही नहीं नए निज़ाम में। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चा मेंटली तौर पर रिलैक्स लाइफ गुजारेगा, खेल कूद में सीखेगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ 3री-4थी क्लास का बच्चा, माँ बाप का प्रेशर, बहुत बर्डन है, बहुत पास होना है, अच्छा पास होना है बस। अब उसको नहीं पता उसकी ज़हनी कैपेसिटी कितनी है, उस बच्चे की शख्सियत क्या है। हालांकि वो एक बहुत कामयाब इंसान बन सकता होगा शायद, लेकिन 6ठी का, 5वीं का, 4थी क्लास का, 5th का, 5 का पेपर देने के लिए उस पर प्रेशर आ रहा है, ट्यूशन जा रहा है दिन रात, सुबह उठ जल्दी उठो स्कूल का टाइम हो गया। तो साइकेट्रिस्ट तौर पे यानी कि नफ्सियाती तौर पे वो बच्चा डिस्टर्ब हो सकता है और वो ज़िंदगी भर के लिए उसकी वो शख्सियत ख़त्म हो सकती है। मैं कहता हूँ कितनी बारीक बीनी से ये इन्होंने बात पता लगा ली
के 8 साल तक अगर हम उसको डिप्रेशन ही ना दें, सिखाएं, खेल कूद में प्यार से, तरीके से, मतलब उसकी बेस बनाएं। देखिए 8 साल जो वो घबराए ना। देखिए 8 साल तक तो वो बच्चा है, ऐसा है ना कि यानी कि यूँ समझ लो कि एक ऐसी नरम चीज़ है, अगर आपने उसको सख्ती से हैंडल किया तो वो टूट सकती है। वो एक नरम चीज़ है, वो अभी पुख्ता नहीं हुई है। तो नरम चीज़ कैसे टूट सकती है? मिसाल दे रहा हूँ, चीज़ टूट सकती है। तो आपने उसको तोड़ दिया ना, आपने उसको, से आ जाए, ठीक है, आपने उससे अगर एक नरम चीज़ है, पुख्ता नहीं है, आपने उस पर प्रेशर दे दिया, उसकी शख्सियत टूट जाएगी। ठीक है। उसके अंदर जो जिस तरह से उसने बिल्ड होना है, कल को उसने पता नहीं जो स्किल्स है वो दब जाएंगी प्रेशर की वजह से। और आपको पता है कितने दिन होते हैं पेपर्स के? 15-20 दिन लग जाते हैं तैयारियों में, पेपर में, फिर एक दिन छोड़ के 2 दिन गैप आ जाते हैं, इस तरह आते हैं। तो कितने दिन होते हैं पेपर्स के? आइडियल मतलब पेपर जितने जिन दिनों में होते हैं, तैयारियाँ, पेपर्स की तैयारी शुरू हो जाती है हफ्ता 10 दिन पहले, ऐसे ही है। तो कितने दिनों को टोटल इसको काउंट करूँ मैं? 20 डेज 30 डेज। ठीक है। इन दिनों में कितना स्ट्रेस होता है बच्चे में? बहुत। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि उन्हीं दिनों में अगर वो शख्सियत उसकी हमेशा के लिए मस्क हो गई, बिखर गई, वो डिस्टर्ब हो गया, तो उसकी लाइफ तो ख़त्म हो गई। यानी मैं कहता हूँ ये जो एनालाइजिंग है ना, ये इनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है और एक एग्ज़ाम ना रखने वाली, ये मजाक नहीं है। ये इन्होंने कह रहे हैं कि हज़ारों तो आर्टिकल आए, कहीं लोगों की कमेटियां बनी, 2 कमेटियां बनी जिसके अंदर लोगों ने आइडियाज़ दिए, उसके बाद ये पॉलिसी आई है। तो उस पॉलिसी में ये बहुत सी चीज़ों को, बारीकियों को देखा गया होगा। तो मैं तो कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे मतलब थोड़ी सी कमी है, उसको देखकर निकाला गया है। अच्छा, मैंने देखा है कि बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज करें ना तो वो थोड़ा फेडअप वाली कंडीशन में आ जाते हैं। वही तो कह रहा हूँ, मतलब नहीं पढ़ना, हमें काम करना है, हमें जॉब पे लगा दें। हाँ, मैं पता है आपको कौन सी क्लासेस के बच्चों की बात करूँ? 5 क्लास के बच्चे, लड़के, स्पेशली लड़के। चले लड़कियां तो ये है कि जी पढ़ना है, जाना है, वो शौक होता है। लड़कियों में तो एक होता है, मैंने देखा, लड़कों में नहीं होता। तो लड़के वो 5 क्लास या 6 क्लास का जो स्टैंडर्ड होता है ना उनका, वो वहाँ से ही बिल्कुल मतलब अपनी राह तब्दील कर लेते हैं। वो सोचते हैं हमें नहीं पढ़ना, बहुत प्रेशर है, हमें एग्जाम्स नहीं देने, हमें पेपर्स नहीं देने। और मैं आपको एक बहुत ही दुख की बात बताऊं, बहुत ही दुख की बात बताऊं, मैं इस वीडियो पर भी मैं हो सकता है आज ही रिएक्शन दे दें। एक और वीडियो भी है, हमारे यहाँ कंप्यूटर की क्लासेस हो रही हैं, कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है। बड़ी बात है ना? बहुत बड़ी बात है। क्या पढ़ाया जा रहा है? यकीन करें, ये फ्लॉपी डिस्क है, ये मॉनिटर है, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। जो चीज़ें अब कंप्यूटर का पार्ट रही नहीं, मतलब उनका यूज़ ही ख़त्म हो गया दुनिया में, वो हम पुरानी बुक्स अभी पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर की अपनी क्लासेस में। सही। जिनकी ज़रूरत ही, मतलब कंप्यूटर खुद कहाँ पहुँच गया है, वेट हो गया बहुत। कंप्यूटर खुद कहाँ पहुँच गया और हम पुरानी तालीमें दे रहे हैं। मतलब हमारा इतना पुराना सिस्टम हो गया, तालीम का इतना पुराना सिस्टम हो गया। और कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर आ चुका है, सुपर कंप्यूटर मार्केट में आ चुके हैं, एक से एक लैपटॉप, ठीक है ना। और हम लोग कंप्यूटर की तालीम भी दे रहे हैं तो पुराने दौर वाली क्या हम अब यूज कर रहे हैं। डिस्क, ये फ्लॉपी डिस्क होती है कंप्यूटर। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है बचपन में, जब शुरू में हमारे यहाँ कंप्यूटर था। अब वो तालीम अभी भी हम दे रहे हैं। उन कंप्यूटर्स के अंदर पूरे इंसान चले जाया करते थे, वो किस दौर के कंप्यूटर होंगे? उस कंप्यूटर की तालीम दी जा रही होती है कि यानी कि ये पुर्जा है, ये पुर्जा है। भाई ये थोड़ी है, अब तो पता नहीं कहाँ से कहाँ दुनिया चली गई। हमें वक्त के साथ, माहौल के साथ, तरक्की के साथ अगर हम चले तो हम कामयाब होंगे। अगर हमने वही, और पता है हमारे यहाँ एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ पढ़े लिखे बेरोज़गार लोगों की खेप बढ़ती जा रही है। पढ़े लिखे तो हैं, डिग्रियाँ तो हैं, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं हैं। आजकल का जो दौर है वो किसी न किसी स्किल का है। नहीं, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, आपको ये चीज़ें आ गई, पता चल चुकी हैं आपको। तो पता चलने से आप किसी के क्या फ़ायदे के हो? थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि मेरे पास एक शख्स आता है, मैं एक इदारा चलाता हूँ, मैं एक इदारा चलाता हूँ, तो एक शख्स को बहुत सारी चीज़ों का पता है। तो पता है को मैं क्या करूँ? एक शख्स दीवार पे कील ना ठोक सके मेरे लिए, ठीक है, मेरी विंडो ना कर सके, तो वो मेरे किस काम का? तो आजकल के दौर बहुत चेंज हो चुका है, प्रैक्टिकली लाइफ हो चुकी है हर चीज़ की, हर चीज़ प्रैक्टिकली। अब आपको वो चीज़ें हैं कि आपको पता है और आप एक, मतलब इसीलिए तो बेरोज़गारी बढ़ रही है हमारे यहाँ। एक ऐसा शख्स भी है पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज ख़त्म करने तक की बात करता है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अब देखिए, एक जनरेटर है, जनरेटर के बारे में उस इंसान ने बहुत पढ़ा, पूरी बुक चाटी है। बिल्कुल। अब 2 बंदे हैं,
एक ने मुझे ऑन करके दे दिया और एक सिर्फ मुझे उसकी थ्योरीज बता रहा है, ये किस ऐसे काम ये की? ऐसे वो ये किस ऐसे, काम मैं की? क्या करूं? वो किस मुझे काम की? ऑन करके जिसने दिया वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, ऐसा ही मैं है, उसको बिल्कुल। दूंगी पैसे, मैं तो उससे बेरोजगारी, नेक्स्ट टाइम याद करूंगी। पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगारी इसलिए है इसी कि वो वजह पढ़े से। लिखे हैं, बिल्कुल। सिर्फ पढ़े लिखे हैं, सिर्फ पढ़े लिखे। वो किसी के किसी Practically काम उनको के कुछ नहीं। नहीं आता। यही चीज़ है। और मैं उस वीडियो पे बताऊंगा कि कितना फ़र्क है, मतलब क्या पुराना हमारा तालीमी निज़ाम है और बहुत किस तरह पुराना से हो गया। वो एक तरह से बगावत करता है इस तालीमी निज़ाम से। वो कहता है सारे कॉलेजेस बंद हो जाने चाहिए, फ़ायदा है हमें, सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद होनी चाहिए, यहाँ पे हम गधे घोड़े बना रहे हैं, इनको कुछ नहीं आता, इनको सिर्फ पता हम डिग्रियाँ दे रहे हैं, उन डिग्रियों से क्या फ़ायदा। एक अंगूठा छाप लाखों करोड़पति बंदा है, एक बंदा अंगूठा छाप वो लाखों कमा रहा है, कुछ भी बेच के, कुछ भी खरीद के, इधर से उधर करके अपने माइंड से, अपने दिमाग से। तो एक शख्स ने पूरी ज़िंदगी लाखों रुपए लगा के पढ़ाई हासिल की, वो किस काम की? तो वो तो इतना ख़िलाफ़ है, इतना बगावत करता है इस चीज़ से कि यार यूनिवर्सिटियाँ तो ठप हो जानी चाहिए। लेकिन तालीम जो है, अच्छा दूसरे पहलू के अगर तालीम को देखा जाए तो तालीम आपको शऊर देती है, आपको सिखाती है, आपको अच्छा बुरा बताती है कि दुनिया में कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना। तो मेरी अपनी एक सोच है कि तालीम इस हद तक हो कि आपको दुनियादारी पता चल जाए, आपको उठना बैठना पता चल जाए, आपको पढ़ना आ जाए, आपको फिर आप अपनी ज़िंदगी, दुनिया की नॉलेज आप आजकल तो इंटरनेट का दौर है। अच्छा एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि इंटरनेट ही अब सब कुछ है। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि पहले एक बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग का नाम रखा जाता है फ़लाना कॉलेज, फ़लाना यूनिवर्सिटी, वहाँ पे लोग आते हैं, वो बिल्डिंग होती है नॉलेज का अड्डा, एक बिल्डिंग होती है, ठीक है। तो अब कहाँ ज़रूरत रही? अब जिसको जो शौक़ होगा तो वो खुद ही अपने घर में बैठ के भी पढ़ रहा हो, हाँ, बिल्कुल। और कोई भी आर्टिकल निकाले, वो उस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा यूनिवर्सिटी में कुछ लोग आते हैं जिनको मालूमात ज़्यादा है, वो टीचर कहलाते हैं, वो टीचर लोगों को पढ़ाते हैं। अब उस चीज़ का ख़त्म, नेट ने तो ख़त्म कर दिया। वो क्या कहते हैं, सुंदर पिचाई का कहना है कि जो चीज़ गूगल पे नहीं है वो समझो दुनिया में भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इससे अंदाज़ा लगा ले कि सब कुछ है गूगल में। तो खैर तालीमी नया निज़ाम इंडिया का बहुत जल्दी उन्हें होश आ गया और उन्होंने तो चेंज कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ बहुत घिसा पिटा तालीमी निज़ाम चल रहा है और बहुत मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत ही एक नई चीज़ मिली, मुझे बहुत अच्छी चीज़ पता चली। हम ये सोच रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, लोगों के लिए काम हो रहा है। नहीं, तालीम है तो सब कुछ है ना। तो देखें हर जगह काम हो रहा है। अच्छा आप पॉलिसी 2020 में आई है ये। आपको ये बात लग रही है कि तालीम नेट के बाद तालीम का वो कम हो गया? मतलब एक शख्स जो है वो बग़ैर पढ़े लिखे भी अगर वो इंटरनेट में चीज़ें खुद सर्च करता है, ढूंढता है, तो वो एक तालीम याफ्ता से ज़्यादा कामयाब इंसान हो सकता है। हर चीज़ का सॉल्यूशन मेरा भाई है। अगर उसको नहीं आपको लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि तालीम का मतलब समझाना, बताना, नॉलेज देना, सिखाना। ठीक है। तो अगर वो वैसे ही सीख लेता है कोई शख्स बग़ैर डिग्री लिए, तो क्या वो उससे ज़्यादा कामयाब हो सकता है? एक इंसान एक डिग्री वाले इंसान से ज़्यादा कामयाब सीख लेता है 100%, वो ज़्यादा। तो फिर अच्छा डिग्री लेने का मकसद क्या होता है? हमारी डिग्री तो हम खरीद भी सकते हैं। नहीं, वैसे मकसद क्या होता है डिग्री का? हम क्वालिफाइड हैं। होने का मकसद क्या है? कि हमें आता है, बहुत कुछ आता है, हमने बहुत क्वालिफाइड है, हमें आता है, सब कुछ आता है। तो एंड क्या है इसका मतलब? एंड पे आए ना, अच्छी लाइफ गुजारना, अच्छी जॉब लेना या अच्छा कारोबार करना। तो वो तो इंसान वैसे ही अगर इंटरनेट से आ जाती है तो फिर तालीम की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ क्योंकि इस पर बड़ा धड़ कमेंट्स आने वाले हैं कि आप तालीम के खिलाफ बात करें। मेरे हिसाब से मतलब एजुकेशन, हाँ टीचर से हम क्वेश्चन करते हैं, अगर उससे मिलता जुलता कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं आ रहा तो अब एक हद तक तालीम की ज़रूरत एक हद तक मैं समझता हूँ कर सकता है हमें, लेकिन डिग्री के लिए पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देना और फिर उसके बाद उसके पास कोई स्किल ही ना हो तो वो डिग्री किस काम की? तो बेकार है वो तो डिग्री तो किसी काम की नहीं। मैं स्किल्स के साथ डिग्री की बात बिल्कुल। तो दोस्तों इंडिया की ये नई तालीमी पॉलिसी तो बहुत हमें अच्छी लगी, बहुत ज़बरदस्त लगी और हमें भी कुछ सीखने को मिला। और सबसे कुछ दो छोटे मोटे पॉइंट्स थे, 2-3 जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और उनके पीछे बहुत ही थ्योरी पड़ी हुई है कि बच्चे पर प्रेशर ना हो। आपने देखा नहीं था अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी छोटी सी बच्ची की? हाँ वो क्या हमारे पर बोल रहा था। अच्छा एक आपने वो देखा था, वो होमवर्क का क्या आपने वो देखा था, वो एक अपना क्या कहते हैं आगे चल के कंपलसरी, मतलब आपको जो पढ़ना है आप पढ़ते रहें, आप एक पे फोकस ना करें। उन्होंने कहा कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी भी पढ़ें, तो ये भी पढ़ें, वो पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही वो आगे जाके एक ही करना पड़ता है ना। मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैं HSC कर रही थी तो मेरे साथ मतलब फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था और मैथ्स भी था। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मुझे इंटरेस्ट था, वो मैं अच्छे से पढ़ती थी। मैथ्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि खूबसूरत लड़कियों का वैसे ही मैथ्स वीक होता है।
हंसना था हंसने। ये मैंने जोक क्रिएट किया है। तो होता ये था कि दिल करता था कि मैं मैथ्स को किसी और से मतलब किसी और सब्जेक्ट से चेंज कर लूँ, तो ऐसा हो नहीं पाता था। जबकि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, तो मुझे सब ही पढ़ना पड़ा मजबूरन। ये होता ये था। इसमें लचक होनी चाहिए, इसमें एक हाँ। ऑप्शंस होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप अच्छा आप इनको change कर मैं मेरी एक बात छोटी सी, फिर उसके बाद वीडियो समाप्त कर दें। राज की बात है ये मुझे। अच्छा इंग्लिश की बात, इंग्लिश हालांकि ये मैं कहता हूँ तालीम पे तो कितनी लंबी वीडियो बन सकती है, पता नहीं कितनी लंबी हो गई होगी। आप बोर तो नहीं हो रहे? मैं तो बिल्कुल वो नहीं हूँ। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो क्या इंग्लिश पे बोल रहा था मैं कि इंग्लिश मेरी वीक थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। हाँ। इंग्लिश मेरी वीक थी, तो दूसरे सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा मेहनत करता था। मुझे पता था मैं इंग्लिश में तो पास हो जाऊंगा, बड़ी बात है। बड़ी बात है। तो मैं दूसरे सब्जेक्ट में कितने नंबर लेता था पता है? वो सब उर्दू में होते थे, बायोलॉजी केमिस्ट्री सब उर्दू में किताबें होती थी हमारी। 99, 98, 95 और उन 34 यकीन करें। अच्छा 9th क्लास में मैं सबसे पहले नंबर पाया। यकीन आ रहा है? हाँ सच्ची 9th क्लास में मैं सबसे टॉप पे आया। यानी इसका मतलब ये निकलता है कि तारिक नियाज़ी के कोई कॉम्पिटेटिव ही नहीं थे उस वक्त। हाँ उस वक्त कोई कॉम्पिटेटिव ही नहीं था, तभी आप अच्छा फर्स्ट पर आ सुने तो गए। सही, सुने तो जब मुकाबला ही नहीं होगा तो फर्स्ट सही। पे आएंगे। इंग्लिश के टीचर आए क्लास में, इंग्लिश के टीचर आए क्लास में, तो हाँ भाई हो गए, रिजल्ट मिल गया सबको। पंजाबी थे। जी सर हाँ भाई। तो अच्छा बड़े सख्त भी थे वो, बहुत सख्त थे। हाँ भाई इंग्लिश में कौन आया पहले नंबर पे? सब में से पूरी क्लास में कौन नंबर आया? सर ये मैं खड़ा हो गया। जी सर। वाह यार ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा वो तो मुझे इतना जानता भी नहीं था। अच्छा। मतलब एक होता है ना कि जो टीचर के सामने जो बच्चे होते हैं एक्टिव होते हैं, हाँ, तो उनको जानता है। तो मैं उसके लिए नॉर्मल सा था, मतलब पता नहीं। हाँ या उसके सब्जेक्ट्स में जो तेज़ होते हैं तो वो शांत, तो मुझे जानता भी नहीं था इतना खास। एक्टर भी तो मैं। अच्छा टीचर ने खड़ा किया कि भाई आप आए हो? अच्छा मैंने जी सर। तो इंग्लिश में कितने नंबर? मैंने कहा 34। यानी एक नंबर से बच गया मैं पास होते होते। आप यकीन करें वो टीचर हैरान हो गए। हैं बैठ जा चलो तब वो बैठ जा। अच्छा जी सर, बैठ गए चुपचाप। फिर मुझे आज तक ये बात याद है कि यार मैं सब में से फर्स्ट नंबर पे आया हूँ और इंग्लिश में मैं। तो ये थी एक ऐसी बातें जो राज की बातें होती है, बतानी तो नहीं चाहिए। ये बातें बताई नहीं चाहती। ये बाद में फिर टक करती है। और मेरा सबसे अच्छा मैथ्स ही था, वो सॉरी इंग्लिश था। अच्छा। केमिस्ट्री था, फिजिक्स था। इंग्लिश थी या था? इंग्लिश में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो दोस्तों तालीम के ऊपर बात बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी होगी, आप लोग मज़ीद बोर होंगे शायद। तो अभी भी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं मेरे ख्याल में, बहुत सारे ऐसे। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि बेस्ट है बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।